Good morning, class 9th. As you all know, we read history's lesson, the Nazism and the rise of Hitler. And previous class, we read about history's and rise to power. And now we do be continue with it. Now today we read reconstruction. आज हम पढ़ेंगे reconstruction कि वापस इसका निर्माण कैसे हुआ. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Hermann Schett, who aimed at full production and full employment through a state फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. हिटलर ने इकोनॉमिक को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी इकोनॉमिस्ट वाल्वा शाकत को सौंपी. उसे सबसे पहले स्टेट फंडेड से चलाए जाने वाले वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के जरिए फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट उनको देने का लक्ष्य तय किया था. मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की एक देन थी. दैट मीन्स वो इनका एक प्रोजेक्ट था. इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस. फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी हिटलर ने जल्दी सफलता प्राप्त कर ली थी. ही पुल्ड आउट of the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader. फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी हिटलर ने जल्दी सफलता जैसे प्राप्त कर ली थी, तो उसे सबसे पहले जो लीग ऑफ नेशन था 1933 में उसको हटाया, रीहानलैंड को वापस जीता 1936 के अंदर, और ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिला लिया था 1938 के अंदर एक स्लोगन के इंक्लूडेड, दैट मीन्स एक वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर. ही देन वेंट ऑन द वेस्ट जर्मनी स्पीकिंग सटरलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोवेल्ड अप द एंटायर कंट्री. उसके बाद में उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे करने वाली जर्मनी भाषा सुटरलैंड पर भी अपना अधिकार किया और पूरे चेकोस्लोवाकिया को उसने अपने अंडर में कर लिया था. इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड विच हैड कंसिडर्ड द वर्जेली वर्डिक्ट टू हार्श. इन सभी के बाद में उन्होंने इंग्लैंड जो कि चुपचाप ही था, चुपचाप उसका सपोर्ट कर रहा था, उसने कंसिडर किया वर्जली को कि वो बहुत ही ज़्यादा, उसका फैसला बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत कठोर था. दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिजर्व द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. ये जो भी घरेलू हम लोग बोल सकते हैं होम और अब्रोड मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली सक्सेस से सेना की इस पूरे देश की जो है नीतियाँ पलटने वाली थी. दैट मीन्स जो है डेस्टिनी इस कंट्री का जो है पूरा का पूरा चेंज होने वाला था. हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर. हिटलर यहाँ पर रुका नहीं. शाकत हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रियरमेंट एट द स्टेट स्टिल रेन ऑन डिफिसिट फाइनेंसिंग. हिटलर ने इसके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिंग किया था बहुत ही ज़्यादा उस स्टेट के ऊपर, फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा रन कर रहा था, यानी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए क्योंकि सरकारी बजट जो था अभी भी घाटे में ही चल रहा था. साकत हैड टू लिव. साकत जो है वहाँ से चला गया था, उसने वहाँ से जो है उसको पद से हटा दिया गया. हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग, नाउ टर्न योर पेज, इकोनॉमिक क्राइसिस. हिटलर ने वॉर चूज करना सही समझा था ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसको सही कर सके. रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. रिसोर्सेज को इकट्ठा किया गया जिससे कि टेरिटरी का एक्सपेंशन हो. सितंबर 1939 के अंदर जर्मनी ने हमला किया था पोलैंड पर. दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. इसकी वजह से ही फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ था. सितंबर 1940 के अंदर एक ट्रिपेटी पैक्ट जो था साइन किया गया था जर्मनी, इटली और जापान के बीच में. ट्रिपेटी पैक्ट दैट मीन तीन शक्तियों के बीच में जो साइन किया गया था वो था जर्मनी, इटली और जापान. इट इज कॉल्ड ट्रिपेटी पैक्ट. इसकी वजह से हिटलर की ने क्लेम किया था इंटरनेशनल पावर उसकी और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई थी. पपेट रिजाइन सपोर्ट ऑफ नाजी जर्मन वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप. जो कठपुतली सरकारें थी उन्होंने भी नाजी जर्मनी को सपोर्ट किया और उन्होंने एक लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप का भी इंस्टॉल कर लिया था. बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट पिनेकल ऑफ हिज पावर. जब 1940 का एंड हुआ था तो हिटलर की जो पावर थी वो बहुत हाई पीक पर पहुंच गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली हो गया था. हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कनकरिंग ईस्टर्न यूरोप. हिटलर अब मूव होने लगा, उसका जो लॉन्ग टर्म बहुत ही पुराना जो उसका एक सपना था या बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसका पुराना एक उद्देश्य था कि उसको ईस्टर्न यूरोप जीतना था. ही वॉन्टेड टू एंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स. वो चाहता था फूड सप्लाईज करना और रहने की जगह जर्मन्स को उपलब्ध कराई जाए. ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941. उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया था 1941 के अंदर. इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ द पावरफुल सोवियत आर्मीज. इसकी वजह से हिटलर ने जो है जब
इस अटैक से जर्मन वेस्टर्न फ्रंट ब्रिटिशर एरियल दैट मीन्स वायुसेना के जो है बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि ईस्टर्न फ्रंट पर सोवियत आर्मी जो थी उस पर भी वो भारी आघात कर रही थी। सोवियत रेड आर्मी के स्लांतिंग ग्राम में जर्मन आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और सोवियत रेड सोल्जर्स जो थे उनके पीछे हटते ही जर्मन सोल्जर्स का आखिरकार तक उन्होंने पीछा किया और लास्ट में बर्लिन के बीच में वो जो है जा पहुंचे। इस इंसिडेंट ने उनकी आगे जो हाफ ऑफ सेंचुरी थी उसमें ईस्टर्न यूरोप पर पूरा पावर जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया था। मीनवाइल द यूएस हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। दूसरी तरफ यूएस जो था वो इस वॉर से बचना चाहता था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had got. It is true now that कि वो हर कोई बचना चाहता था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितनी हमें इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करनी पड़ी थी वो दोबारा कोई फेस करना नहीं चाहता था। इसलिए यूएस जो था वो इस वॉर से बच के रहना चाहता था ताकि उसको भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा जो है फेसेस करनी पड़ी थी। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय तक इस वॉर से दूर नहीं रह सका। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। जापान अपनी पावर ईस्ट की तरफ बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच, इंडिको, चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएसए नावल बेसिस इन द पैसिफिक। उसने फ्रेंच इंडो चाइना को ऑक्यूपाइड जीत लिया था और उसने प्लान बनाया था यूएस पर अटैक करने का। उनके जितने भी नौसैनिक ठिकाने थे पैसिफिक की तरफ पे उस पर वो अटैक करना चाहता था। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एज पर्ल हार्बर, द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट करना चाहा तो बम जो था उन्होंने पर्ल हार्बर, यूएस की बेस जो थी पर्ल हार्बर, उस पर बमबारी की थी और यूएस एंटर हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ऑफकोर्स जो अपनी इस तरह की जो है हार्श कौन देखेगा, तो इसलिए जो है यूएस भी इस वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होना पड़ा उसको। द वॉर एंडेड इन May 1945 विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग एट द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। ये वॉर एंडेड हो गया था 1945 में हिटलर की हार के साथ में, और यूएस जो था वो इस बमबार से जो है एटम बॉम्ब उसने हिरोशिमा इन जापान पर कर दिया था। यानी हिरोशिमा और जापान, हिरोशिमा जो था वो जापान में है और यूएस ने उसके ऊपर बमबारी कर दी थी। From this brief account of what happened in the Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. अब इस सब के द्वारा जो है हमें ये देखना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, अब हम वापस आते हैं हेलमुट और उसके फादर की स्टोरी पर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। इफ यू रिमेंबर दैट कि हेलमुट जो था वो 8 साल का छोटा बच्चा था और उसके फादर जो थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने खुद को ऑफिस में ही खुद को गोली मार ली थी। और स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वार, उस टाइम में जो है नाजी की क्रूरता जो है उस टाइम में देखने को मिलती है। नाउ इज द नाजी वर्ल्ड व्यू। अब नाजी का जो वर्ल्ड व्यू किस तरह का था, उनका विश्व दृष्टिकोण हम लोग कह सकते हैं। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। नाजी की जो क्राइम्स थे वो कमिटेड करते थे कि उनका एक ऐसा सिस्टम था जिसमें बहुत सारी जो बिलीफ भी थी और मान्यताएं भी थी। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजी की आइडियोलॉजी सिनोनिम्स थी हिटलर के वर्ल्ड व्यू, मतलब हिटलर क्या देखता था कि वर्ल्ड जो है किस तरह से होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज एन नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल एंड ओनली अ रेशियल हिरेची। उसके अनुसार यहाँ पर लोगों के बीच में कोई इक्वलिटी नहीं थी, उन्हें सिर्फ जो है एक रेशियल यानी कि उनकी नस्ल किस तरह की उसके आधार पर ही भेदभाव किया जाता था। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। इसी के व्यू ब्लॉन्ड में नीली आंखें, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो कि टॉप पर थे, जबकि ज्यूज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उनकी कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं उनकी रैंक जो है वो बहुत नीचे थी। दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस। द आर्च आर्मीज ऑफ द आर्यंस, उनको एक जो है नस्ल विरोधी बोला जाता था, उसके वो कट्टर शत्रु थे जैसे कि आर्यंस थे। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। सभी कलर्ड पीपल जो थे उनको बीच में रखना वो डिपेंड होता था कि उनकी जो है बाहरी रंग रूप कैसा है। दैट मीन्स काला गोरा जो है वो उसके ऊपर भी डिपेंड होता था। हिटलर्स रेशियम बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हार्बर्ट स्पेंसर। हिटलर की जो रेशियम की जो या रेशिवाद या जातिवाद या नस्लीवाद जो चीज़ थी वो उसने सोचा था, जैसे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे थिंकर्स थे वो सोचते थे वैसा ही वो सोचता था। डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन नेचुरल साइंटिस्ट थे जो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे प्लांट्स और एनिमल्स का क्रिएशन होना
और उनका क्रिएशन वो कर रहे थे कंसेप्ट के द्वारा। जो कंसेप्ट था इवोल्यूशन विकास और नेचुरल सिलेक्शन, दैट मीन्स प्राकृतिक सिलेक्शन जिसके बेस पर होता है, वो उनका अपना कंसेप्ट था। हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में एक आइडिया ऐड किया था, वो था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट मीन्स जीवितता का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दोज स्पाइसेस सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ दैट कुड अडेप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन। इस आइडिया के अकॉर्डिंग उसने ये कहा था कि वो ही स्पाइसेस या वही जातियां जीत सकती है या वही सर्वाइव कर सकती है इस अर्थ पर जो अपने आप को क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सके। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन never advocate human intervention in what he thought was a purely natural process of selection। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि डार्विन ने कभी ये नहीं कहा कि ह्यूमन का जो इंटरफेयर है, मतलब उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता उस सोच के अंदर, वो प्योरली जो है नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की। हाउएवर दिस आइडिया मतलब नेचुरल, ऑफ कोर्स नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है, धीरे धीरे किसी भी इंसान का इवोल्यूशन होना या किसी भी प्लांट और एनिमल का इवोल्यूशन होना, यही उनका कंसेप्ट था। तो इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है बल्कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है। हाउएवर हिज आइडिया वर यूज्ड बाय रेशियस थिंकर्स एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कनकर्ड पीपल्स। इसलिए उनकी जो आइडियाज थे वो रेशियस थिंकर्स की तरह यूज किए जाते थे और पॉलिटिशियन के द्वारा जो जस्टिफाई करते थे कि इंपीरियल रूल से लोग जो है वो कैसे जीत सकते थे उसके ऊपर। द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश। ये बिल्कुल करेक्ट है कि नाजी आर्ग्यूमेंट जो था वो बिल्कुल सिंपल था कि अगर इस रेशियल जो है डिस्क्रिमिनेशन में या इस रेशियल रेस में वही जीत सकता है जो स्ट्रांग हो। जो स्ट्रांग होंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे और जो वीक होंगे वो खत्म हो जाएंगे। द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट। आर्यस की जो रेस थी, आर्यंस लोग जो थे वो सर्वश्रेष्ठ थे। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। इसकी वजह से जो वो प्योर थे, स्ट्रॉन्गर थे और पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेटेड थे। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लेबनशर्म और लिविंग स्पेस। जो अदर पहलू था हिटलर की आइडियोलॉजी का वो रिलेटेड था जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट से। इट इज लेबनशर्म, लिविंग स्पेस, दैट मीन्स अच्छे से रहना। ही बिलीव्ड दैट न्यू टेरिटोरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। वो मानता था कि नए क्षेत्र जो है उनको एक नए सेटलमेंट की भी जरूरत होती है, एक्वायर्ड करते हैं। दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री। इसकी वजह से जो मदर कंट्री का एरिया वो भी बढ़ता है। वाइल एनेबलिंग द सेटल्स ऑन न्यू लैंड्स टू रिटेन एन इंटरमीट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। जबकि जो इनेबलिंग सेटलर्स है उनके लिए नई लैंड को बसाना ताकि लोग जो है उन अपने ऑरिगन के साथ में लिंक कर सके। इट वुड ऑल्सो एनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन। ये ऐसा भी था कि जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको भी बढ़ाना और उसी के साथ में जर्मन नेशन की पावर को भी बढ़ाना। दैट इज सोर्स ए। For this earth is not allotted to anyone nor it is presented to anyone as a gift. That means जो है यह अर्थ ना तो किसी को हिस्से में मिली है और ना ही किसी को गिफ्ट में मिली है। इसे नियति ने उन्हें सौंपा है जिनके हार्ट में इसको जीतने का, इसको बचाए रखने का एक साहस है और जिनके पास प्लग चलाने की कैपेसिटी है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्त किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। तो इस अधिकार के आधार पर एक एनर्जी टेरिटरी को अपनी पॉपुलेशन साइज को फैलाने में रास्ता ढूंढ लेगा। हिटलर इन्वेंटेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन्स जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। हिटलर ने इंटेटेड किया और जर्मनी की बाउंड्रीज को बढ़ाया ईस्टवर्ड्स की तरफ ताकि सभी जर्मन जो है कंसंट्रेट कर सके जोग्राफिकली एक प्लेस पर, यानी कि सभी जो है जर्मन एक जगह पर रह सके। पोलैंड बिकेम द लैबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंशन। पोलैंड एक लैबोरेटरी बन गया था इस एक्सपेरिमेंशन की। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। और आगे हम लोग पढ़ेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। हैव अ नाइस डे टिल देन, थैंक यू।